नमस्कार। आज के वीडियो लेक्चर का टॉपिक है शक्ति की अवधारणा। राजनीति विज्ञान में शक्ति की अवधारणा का हम जब अध्ययन करते हैं तो इसके अंतर्गत हम सबसे पहले राजनीति विज्ञान में शक्ति की अवधारणा का क्या महत्व है, इस बिंदु पर विचार विमर्श करते हैं। उसके बाद में हम यह देखते हैं कि शक्ति का अर्थ क्या है, उसको विभिन्न विद्वानों ने कैसे परिभाषित किया है। उसके बाद में हम देखेंगे शक्ति और सत्ता में क्या अंतर है, शक्ति और बल में क्या अंतर है, और शक्ति और प्रभाव में क्या अंतर है। इसके बाद हम इस बिंदु पर विचार विमर्श करेंगे कि शक्ति के क्या क्या स्रोत हो सकते हैं। उसके बाद हम इस बिंदु पर विचार विमर्श करेंगे कि शक्ति के कौन कौन से प्रकार हैं। इस प्रकार हम इस टॉपिक पर क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजनीति विज्ञान में शक्ति की अवधारणा का क्या महत्व है। तो एक विद्वान हैं, भारतीय विचारक भी हैं, जिसे को सभी जानते होंगे, कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में लिखा है कि समस्त सांसारिक जीवन का मूल आधार दंड शक्ति ही है। इसी प्रकार प्राचीन काल से लेकर अब तक राजनीति विज्ञान विषय के विद्वानों द्वारा शक्ति के महत्व को स्वीकार किया जाता है। भारत में राजनीति विज्ञान के जो जनक हैं कौटिल्य, उन्होंने दंड शक्ति को ही शक्ति का पर्याय माना है और उन राजनीति का उसको मूल आधार भी मानते हैं। इसी प्रकार जो बेकर हैं, बेकर एक विद्वान हैं, उन्होंने लिखा है राजनीति शक्ति से अपृथक्कनीय है, और कैटलिन ने लिखा है कि राजनीति को शक्ति का विज्ञान माना जा सकता है। इसी प्रकार बर्ट्रैंड रसेल ने भी शक्ति को समाज विज्ञान की मूलभूत अवधारणा के रूप में माना है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बिना शक्ति के अध्ययन किए हम हमारे अध्ययन को पूर्णता प्रदान नहीं कर सकते। तो शक्ति को सामाजिक व्यवस्था के लिए नितांत आवश्यक माना जाता है, और शक्ति के बिना किसी भी प्रकार की सामाजिक व्यवस्था की, राजनीतिक व्यवस्था की कल्पना नहीं की जा सकती। केवल इस प्रकार शक्ति का राजनीति विज्ञान में अतुलनीय महत्व है। अब हम शक्ति का अर्थ देखें या उसको परिभाषित करने का प्रयास करें, तो विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग तरीकों से शक्ति को परिभाषित करने का प्रयास किया है। जैसा कि रॉबर्ट डेल ने लिखा है कि शक्ति के अध्ययन की प्रमुख कठिनाई यह है कि इसके अनेक अर्थ होते हैं। वस्तुस्थिति यह है, शक्ति को विभिन्न विचारकों ने अलग अलग रूप से परिभाषित किया है। इसी प्रकार मैकाइबर लिखते हैं कि शक्ति होने से हमारा अर्थ व्यक्तियों के व्यवहार को नियंत्रित करने, विनियमित करने और निर्देशित करने की क्षमता है। इसी प्रकार ऑर्गेन्स्की एक विचारक हैं, विद्वान हैं, उन्होंने लिखा है शक्ति दूसरे के आचरण को अपने लक्ष्यों के अनुसार प्रभावित करने की क्षमता है। रॉबर्ट वायस्टाइड लिखते हैं शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है
न कि उसका वास्तविक प्रयोग। इसी प्रकार मार्गेंथाउ, गोल्डहेमर तथा सिल्स, लासबेल, कैप्लान, हर्बर्ट साइमन आदि ने भी शक्ति को परिभाषित करने का प्रयास किया है। लासबेल और कैप्लान ने शक्ति को प्रभाव प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है। इनके अनुसार शक्ति का उपयोग दूसरों की नीतियों और कार्यों को प्रभावित करने के लिए किया जाता है। रॉबर्ट डे लिखते हैं कि शक्ति लोगों के पारस्परिक संबंधों की एक ऐसी विशेष स्थिति का नाम है जिसके अंतर्गत एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष को प्रभावित कर उससे कुछ ऐसे कार्य कराए जा सकते हैं जो उसके द्वारा अन्यथा न किए जाएं। इस प्रकार शक्ति मानव जीवन का एक सरल तत्व होने के स्थान पर बहुत ही जटिल तत्व है। मैकाइवर के अनुसार यह एक बहुपक्षीय अवधारणा है। अब हम यदि संक्षेप में शक्ति को परिभाषित करने का प्रयास करें तो शक्ति दूसरे के व्यवहार को नियंत्रित या प्रभावित करने की योग्यता है। तो ये संक्षेप में परिभाषित की जा सकती है शक्ति को। और निष्कर्ष के तौर पे यह भी कहा जा सकता है कि राजनीतिक शक्ति के संबंध में 3 बातें उल्लेखित हैं। पहला, राजनीतिक शक्ति धारण करने वालों में उच्च और अधीनस्थ संबंध प्रकट होना स्वाभाविक है। दूसरा, राजनीतिक शक्ति का प्रयोग अंततोगत्वा सामान्य जनता पर होता है। और तीसरा, राजनीतिक शक्ति मनोवैज्ञानिक संबंध प्रकट करती है, न कि भौतिक संबंध। इस प्रकार ये शक्ति की परिभाषा थी। अब हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि शक्ति के स्रोत क्या हैं। तो हम देखते हैं शक्ति के अर्थ को स्पष्ट तौर पर समझने के बाद शक्ति के स्रोतों का अध्ययन करते हैं, उन पर विचार विमर्श करते हैं। वैसे तो शक्ति के अनेक स्रोत होते हैं, जैसे नेपोलियन, हिटलर, लेनिन, गांधी, ये सभी शक्तिशाली थे, लेकिन इनकी शक्ति के स्रोत में भेद था। शक्ति के स्रोतों की कोई निश्चित सूची तो नहीं बनाई जा सकती, लेकिन फिर भी विद्वानों ने अपने अपने विचारों के आधार पे कुछ शक्ति के जो स्रोत बताए हैं वो इस प्रकार हैं। पहला है ज्ञान। शक्ति का प्रथम स्रोत है ज्ञान। ज्ञान अपने साधारण अर्थ में व्यक्ति को अपने लक्ष्यों को पुनः प्रबंधित करने और मिलाने की योग्यता प्रदान करता है। ज्ञान द्वारा व्यक्ति की अन्य विशेषताओं को इस प्रकार संचालित किया जाता है कि वे शक्ति का साधन बन सकें। व्यक्ति के नेतृत्व का गुण, उसकी इच्छा शक्ति, उसकी सहन शक्ति, अपने आप को अभिव्यक्त करने की शक्ति आदि विभिन्न तत्व शक्ति के महत्वपूर्ण पहलू हैं। इस प्रकार ज्ञान शक्ति का स्रोत है। दूसरा जो स्रोत है वो है प्राप्तियां। ज्ञान शक्ति का आंतरिक स्रोत है। इसके अतिरिक्त शक्ति का निर्धारण करने वाला बाहरी तत्व है वो है प्राप्तियां। साधारण बोलचाल की भाषा में इसे आर्थिक शक्ति का नाम दिया जा सकता है। प्राप्तियों के अंतर्गत भौतिक सामग्री,
स्वामित्व, सामाजिक सामग्री की शक्ति, एक व्यक्ति को समाज में प्राप्त स्थिति और स्तर आदि को सम्मिलित किया जाता है। इसी प्रकार संगठन भी शक्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत है और कहावत भी है कि संगठन में ही शक्ति निवास करती है। विभिन्न प्रतिस्पर्धापूर्ण इकाइयां आपस में मिलकर संघ का निर्माण करती हैं, संगठन का निर्माण करती हैं और उनकी शक्ति में कई गुना वृद्धि होती है। इस प्रकार संगठन भी शक्ति का एक स्रोत है। फिर है आकार को भी विद्वानों ने शक्ति का स्रोत माना है और यह माना जाता है कि किसी भी संगठन का आकार जितना बड़ा होता है वह उतना ही शक्तिशाली होता है, उसकी शक्ति उतनी ही अधिक होती है। इस प्रकार ये कुछ शक्ति के स्रोत हैं जिन पर हमने विचार विमर्श किया। अब हम देखते हैं शक्ति के प्रकार, काइंड ऑफ पावर। हालांकि शक्ति के अनेक प्रकार हैं, इसके विभिन्न प्रकार होते हैं और शक्ति के प्रकारों को लेकर भी विद्वानों द्वारा अलग अलग विचार व्यक्त किए गए हैं। अब यदि हम देखें, संक्षेप में इस पर विचार विमर्श करें तो एक विद्वान हैं मैक्स वेबर। उन्होंने औचित्यपूर्ण शक्ति का अध्ययन किया है जिसे वह सत्ता कहते हैं, जिसे व्यक्तियों या अधीनस्थों द्वारा स्वीकार किया जाता है। वेबर ने शक्ति के 3 रूप बताए हैं। एक पहला कानूनी शक्ति, दूसरा परंपरागत शक्ति, तीसरा करिश्मावादी शक्ति। इस प्रकार जब हम कानूनी शक्ति के बारे में विचार विमर्श करते हैं तो अधीनस्थ लोग शक्तिवान या शक्तिशाली व्यक्तियों द्वारा निर्मित कानूनों, निर्देशों, डिक्रियों की वैधानिकता में विश्वास करते हैं, तो इसे कानूनी शक्ति कहा जाता है। इस कहने का मतलब ये है कि जब व्यक्ति कानून, निर्देश आदि की वैधानिकता में विश्वास करते हैं तो यह शक्ति वैधानिक शक्ति कहलाती है। और जब शक्तिशाली लोगों के द्वारा जो आदेश परंपरा के आधार पर दिए जाएं और जनता उन्हें पवित्र माने, उनका पालन करे, तो इसे कहते हैं परंपरागत शक्ति। इसी प्रकार जब शक्ति का आधार व्यक्तित्व हो, व्यक्तिगत गुण हो, तो उसे करिश्मावादी शक्ति कहते हैं। यानी कुछ नेताओं का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली होता है कि जनता उनकी तरफ आकर्षित होती है, उनके विचारों से इतने प्रभावित होती है। तो ऐसी शक्ति जब नेता के पास होती है तो उसे करिश्मावादी शक्ति के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार ये शक्ति के प्रकार हैं।
कानूनी शक्ति, परंपरागत शक्ति और करिश्मावादी शक्ति। अब हम ये देखते हैं कि शक्ति के प्रयोग की सीमाएं क्या हैं। इस प्रकार हम शक्ति का प्रयोग स्वच्छंद तरीके से नहीं हो सकता, उस पर अनेक प्रतिबंध होते हैं, उन पर सीमाएं होती हैं। ये सीमाएं अनेक बातों से संबंध रखती हैं, यानी शक्ति के प्रयोग पर अनेक ऐसी सीमाएं हैं जैसे इतिहास और परंपराएं। इसी प्रकार सहमति, स्वीकृति, धर्म, नैतिकता, ये ऐसी सीमाएं हैं जो व्यक्ति को शक्ति के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाती हैं। कोई भी व्यक्ति, नेता, प्रशासक शक्ति का स्वच्छंद तरीके से प्रयोग नहीं कर सकता। इस प्रकार इतिहास, परंपराएं सहमति के द्वारा, स्वीकृति के द्वारा, धर्म के द्वारा और नैतिकता के द्वारा शक्ति पर बंधन या सीमाएं लगाए जाते हैं।